Hi guys, my name is Anga Singh Ranyal. I am a stand-up comedian and you are listening to me on the Taking It Slow podcast. अगर आप YouTube पे देख रहे हो, then you are watching my beautiful place. A face. I don't know why I said place. So I had a great time talking to Duju and he showed my sexy face to everybody. So please enjoy the sexiness. But if you're watching this on YouTube, please subscribe करो यार. बंदे को इतना मेहनत करा है. He has done 52 episodes. Yeah, that is just too many. He's definitely not taking it slow. Even though the podcast is called Taking It Slow, he's doing it very fast. So please subscribe to the channel, like the video और एक कमेंट करो. कमेंट करके ना YouTube के एल्गोरिथम को लगता है कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, इसको हम और लोगों तक पहुंचाते हैं. And that is how his channel will grow. Spotify पे I have no idea what to do. So whatever you guys know, you just do it. Our guest tonight has been the epitome of what an Indian kid should be. उन्होंने इंजीनियरिंग करी, वर्कएक्स लिया, MBA किया, फिर से अच्छा वर्कएक्स लिया और फिर फिगर आउट किया लाइफ में करना क्या है. And well, he has it all figured out and more. And I was told that Veer Das is considered the grandfather of comedy in India, but it won't be wrong to call our guest tonight the cool uncle of Indian comedy. He was one of the founding members of the East India Comedy, which along with AIB probably pulled the lid off the Indian comedy scene. He's one of the smartest, most relatable comics I know. He's a YouTube streamer, he's a cricket nerd, and most importantly, he's an amazing human. It gives me a lot of pleasure to invite on the Taking It Slow podcast none other than Angad Singh Ranyal. कैसे हो अंगद भाई? Thank you जी, thank you so much, Duju. That is how I'll address you. And I think इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन मुझे किसी ने नहीं दिया. Smartest तो मुझे किसी कैटेगरी में नहीं बोला जाता. Like even if me and my 2-year-old are together in the house, are only the two people in the house, still people will say she is smarter than me. So smartest वाला तो कभी नहीं आया. But I'll take it in. Thank you so much. So अंगद, सबसे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे लॉस से रिकवर हो गए मेंटली? हाँ, हो ही गए. तो थोड़ा भूलने की कोशिश करी. उसके बाद एक्चुअली क्या है कि हिंदुस्तानी औरतें भी हमारी अच्छी नहीं खेल रही इंग्लैंड वुमेन के खिलाफ, तो अभी क्रिकेट में कहीं जीत ही नहीं मिल रही है. तो यू जस्ट नीडेड वन विक्ट्री टू सॉर्ट ऑफ गेट ओवर इट. बट या आई थिंक कभी कभी बीच में दिन में हो जाता है, थोड़ा फील होता है. एंड लाइक टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इवन बिफोर द टेस्ट मैच स्टार्टेड आई फेल्ट लाइक नहीं जीतेगी इंडिया. न्यूजीलैंड की फेवरेबल कंडीशंस हैं, पहले वो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेल रहे, तो मुझे उम्मीद नहीं थी. बट फिर भी ऐसा लग रहा था यार 3 दिन में तो ड्रॉ तो हो जाना चाहिए था. अगर हारते तो नहीं, वो वाली बात है यार. मतलब लास्ट के दिन पे उनको 2 सेशन निकालने थे, 8 विकेट हाथ में थे, 2 सेशन निकाल लेते तो ड्रॉ हो जाता. जितना खेले उससे 8-10 ओवर और खेल जाते, शायद अपने 20-25 रन और बन जाते. पूरा नहीं था, सिर्फ 10 ओवर और खेलना था. एंड दे जस्ट couldn't. Yeah, that was all it was needed. So वो ज्यादा चुभ रहा है देन द लॉस इन इटसेल्फ. अगर हम इनिंग से हार गए होते हैं, मुझे कोई लॉस नहीं होता. ये तो जी होना ही था. आई वुड हैव बीन फाइन. डर इस बात का लग रहा है कि अभी 4-5 मैच में टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ और खेलने हैं, तो वहां और मिट्टी पली तो नहीं है हमारी. वहां पे बस फायदा, मतलब द थिंग इज विद न्यूजीलैंड बॉलर्स इज जब उनको स्विंग से विकेट नहीं मिल रही थी, लाइक ऑन द लास्ट डे, दे चेंज देयर प्लान्स. नील वैगनर कंटिन्यूअस एक ही बाउंसर डालता रहा एंड दे गॉट अ विकेट. वो इंग्लैंड से मुझे उम्मीद नहीं है. आई विल बी लाइक इंग्लैंड. मैं थिंक इज न्यूजीलैंड बहुत अच्छी टीम है, उनके बैट्समैन भी ग्राइंड आउट कर लेंगे, जिस तरह विलियमसन खेल गया इतनी इनिंग. तो इसलिए मुझे लग रहा है वो थोड़ा बराबरी का कंपटीशन है. न्यूजीलैंड दिस न्यूजीलैंड टीम वाज डेफिनेटली द बेटर टीम. और थोड़ा सा इरिटेटिंग नहीं हो रहा है गुड गाइज का शोर मचा हुआ ऐसा कि भाई गुड गाइज वन. हम भी ठीक ही लोग हैं यार, मतलब हमने भी किसी का कुछ बिगाड़ा तो है नहीं. देखो कोहली अगर आपका कैप्टन है तो आई थिंक गुड गाय वाला टैग तो आपको नहीं मिल रहा. ठीक है, तो वो लोग भूल नहीं जाओ उस उम्मीद के साथ. आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मुझे पता नहीं किसने लिखा था, बट इट वाज हाउ न्यूजीलैंड एक्चुअली चेंज इट्स कल्चर. न्यूजीलैंड बहुत ऑस्ट्रेलिया टाइप बन गया था. 2011 वर्ल्ड कप में भी इनफैक्ट उनके 12th मैन उस टाइम काइल मिल्स या कोई था, वो आके बैट्समैन को स्लेज कर रहा है अपने बॉलर्स को पानी पिलाते वक्त. कैन यू इमेजिन? तो वो बड़े ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में खेल रहे थे. एंड देन दे हैव गॉन थ्रू दिस चेंज कॉन्शियसली. आई थिंक साउथ अफ्रीका अगेंस्ट किसी टेस्ट मैच में दे गॉट ऑल आउट फॉर 45 एंड ये बैठा ब्रेंडन मैकलम अपने ड्रेसिंग रूम में दिन के बाद. उस टाइम पे माइक हेसन जो भी आरसीबी का कोच है वो था, आरसीबी का डायरेक्टर, ही वाज द कोच. ही केम, फील्डिंग कोच आया, सारे कोचेस बियर खोली, सबने बातें करी कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग एंड देन दे रियलाइज कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी समबडी एल्स. वी हैव टू बी द नाइस गाइज, दैट इज हु वी आर, वी विल शो एग्रेशन सेपरेटली. विलियमसन लेकिन अलग आदमी है. विलियमसन का
फ्रॉम ये अंडर एज वाले जो क्रिकेट होते हैं, तब से उसका यही था कि गाली गलौज करना ही क्यों है, गेम खेलो और घर जाओ। तो वो शांति से, बंदे मतलब पर्सनालिटी। जैसे अपने सेल्स में होते हैं ना, चिल्ला के काम कराते हैं कुछ लोग प्यार से काम कराते हैं, वो प्यार से काम कराने एग्जैक्टली। वाला बंदा है। हाँ, तो ब्रेंडन मैकलम था थोड़ा चिल्ला के करवाने वाला। ही चेंज्ड हिज पर्सनालिटी बिकॉज ही रियलाइज व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट गुड फॉर न्यूजीलैंड क्रिकेट। तो कहीं ना कहीं उनके डीएनए में है। बट न्यूजीलैंड गया है तू? न्यूजीलैंड नहीं गया अभी तक। तो न्यूजीलैंड जाएगा तो समझ आएगा तुम्हारे डीएनए में अच्छाई नहीं आई। अब इतनी कम आबादी, इतनी हरियाली देखने को मिलेगी, इतनी बढ़िया सड़कें मिलेगी, तुम अच्छे इंसान बन जाते हो। लाइफ में पीस मारते हो वहां पे बस तुम। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सही है ना वैसे। वो लोग ऑस्ट्रेलिया को एप कर रहे थे और अभी के प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलियंस न्यूजीलैंड को एप करने का ट्राई कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू प्ले द न्यूजीलैंड ब्रांड ऑफ क्रिकेट। दैट इज द फ्लिप दैट हैज हैपेंड। इट नाइसली डज फ्लिप। अंगद, आप क्रिकेट के बारे में काफी घुसते जा रहे हो अभी क्रिकेट फील्ड में ही। मतलब बेबी ओवर को भी लास्ट मंथ शायद 1 साल हो गया। So for those who don't know, Baby Over is अंगद का YouTube चैनल, जिसपे वो क्रिकेट के एनालिसिस, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। क्रिकेट में घुसने का थॉट आया कहाँ से? एनालिसिस सुन के टीवी पे जाता वो बोर हो गए थे, सोच रहे थे इनसे तो मुझे पता है। वन थिंग आई रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कि तुम क्रिकेट के एनालिसिस वर्सेस फुटबॉल के एनालिसिस देखोगे आर वेरी सेपरेट। लाइक फुटबॉल के एनालिसिस में जब धज्जियां उड़ानी होती है तो बुरी तरह से उड़ाते हैं धज्जियां। कोई देयर इज नो लिमिट। क्रिकेट आई जस्ट फेल्ट लाइक इज वेरी जेंटलमैन गेम है, तो बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है। And I feel like since BCCI has always been this giant, but now अब वो commentary में भी control कर रहा है. Like if you remember, हर्षा भोगले का IPL का contract चला गया था 1 साल. Because apparently the rumor is that Dhoni wasn't happy with some of his comments. So now harsh comments तो बिल्कुल ही आने बंद हो गए. Criticism बहुत ज्यादा बंद हो गया. Objectivity भी बंद हो गई honestly. Exactly. तो it just felt like थोड़ा सा fake conversation है. And it is something जो मैं देखता था, मैं बहुत enjoy करता था. I always try different comedy formats also with it, but वो उतने क्लिक नहीं कर पा रहे थे because आप एक चीज पे कितने punchlines मार लोगे, right? You have to find separate things. Then the idea of the podcast came along because I'm not a very big podcast person. Like अगर मैं free बैठा हूँ, podcast is probably the 5th thing I will do. अगर मुझे पहली 4 चीजों में कुछ नहीं मिल रहा, I'll be like, okay, let's listen to a podcast. तो वो एक्सेप्टेंस बहुत लेट आया एंड आई डिडंट वांट टू डू इट विद अ कॉमेडियन बिकॉज़ देन वो फोकस हो जाता है सिर्फ पंच लाइन मारने का। आई वांटेड टू डू एनालिसिस एंड सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन अलग हो जाती है। हां, एग्जैक्टली एंड प्लस वो दोनों का वर्क टाइमिंग मैच करना बिकॉज़ कॉमेडियन दोनों रात को ही फ्री होते हैं। भास्कर कॉलेज फ्रेंड, बिगेस्ट क्रिकेट फैन, कॉल करा, ही सेड यस एंड बस वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो मुझे लगा था कि देखते हैं, कोई जुड़ा नहीं जुड़ा, अपन बस अपनी बातचीत कर रहे हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। बट थैंकफुली लोग जुड़ गए। अब गंदी आदत पड़ गई है, अब किसी कम हो जाए तो दोनों को बुरा लगता है। तो मतलब इट्स सो फनी कि 1 साल में आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी चेंज हो जाती है। यार एक चीज मैंने नोटिस करी थी, आई वाज गोइंग थ्रू द सीरीज ऑफ वीडियोस दैट यू हैड पुट आउट। अगर आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो तो आप एक बार खुद को देखो। यहाँ तक इस महीने तक आप एकदम सीरियस और गुस्सा होके बैठो, यहाँ पे थोड़ा सा हंसना शुरू किया है फाइनली ऊपर आके। 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि वो सड़े हुए खड़ूस चेहरे पे एकदम स्माइल आनी शुरू हो गई। फॉर दोज हु आर लिसनिंग टू द ऑडियो फॉर्मेट, मतलब इफ यू लुक एट अंगद्स थंबनेल्स, ही हैज हिज वेरी सॉफ्ट फोटो, एकदम मस्त डैपर कोट पहन के बैठे हुए एक कोने में, एंड ही इज स्टेयरिंग एट द कैमरा एंड स्टेयरिंग होल्स इनटू योर सोल। एंड फिर ऑफ लेट ही हैज बिगन स्माइलिंग, वो थोड़ा खुश रहने लग गया। ऐसा लग रहा है ये चेंज कैसे हुआ? ये फोटोग्राफ आई थिंक खींची गई थी, ये फोटोशूट हुआ था वाज 2070, ये 4 साल पुरानी फोटो है। आई थिंक AIC ऑल स्टार्स के टाइम पे, एंड दैट टाइम हमने सारे सूट में एक फोटोशूट करवाया था फॉर द पोस्टर्स। एंड फिर ऑब्वियसली ग्रुप फोटोज थी तो इंडिविजुअल हो गई। नाउ दीज आर सम ऑफ माय ओनली फोटोज विदाउट अ माइक। Okay. तो जो मेरा बंदा थंबनेल बनाता है उसको वो फोटोज चाहिए, वो गूगल सर्च करता है उसको यही मिलती है। एंड आई थिंक वो 2 है, एक में मैं स्माइल कर रहा हूँ, एक में मैं नहीं कर रहा हूँ। जिसमें मैं स्माइल नहीं कर रहा हूँ उसमें मेरा गुस्सा वाला चेहरा नहीं, वो मेरा सेक्सी वाला चेहरा था। which I think nobody got. So yeah, that is why it keeps fluctuating between the two. I think उसने मुझे पिंग भी करा था कि सर कोई और फोटो भेज दो मुझे बिना माइक की। I guess अगले महीने I'll be back to my angry/sexy face. Nice. People who don't know, Angad is our senior from NM as well. And हम लोग जब ज्वाइन किए थे कॉलेज तभी से एक ऑरा थी कि हाँ एक सीनियर पास आउट हुआ है अंगद सिंह रानियाल करके, कुछ तो तोड़ करेगा वो। पेपर फ्राई में
मैं सही बता रहा हूँ आपको, आपको नहीं पता है। हम लोग या तो जिस सर्कल में मैं था शायद वहां पे आपकी ऑरा बहुत होगी, बट ऑरा तो एक्चुअली भाई हाँ, थी। मतलब तू शायद वो एडवर्ब में था, शायद उन लोगों से ज्यादा था। हाँ, ओके। हाँ तो देखो ऑरा तो थी, ठीक है, आप जितना भी हम ह्यूमिलिटी कार्ड प्ले कर लो इस पे। I can't help it now, how people react behind my back, I don't know. सो यू क्लियरली हैड अ वाइब गोइंग ऑन इन कॉलेज एंड सबको पता था कुछ तो ये अलग करेगा बंदा, बट स्टिल यू गॉट इनटू अ कॉर्पोरेट जॉब, 1.5-2 साल निकाले भी वहां पे। तो शुरू से पता था जब कॉलेज में थे कि हाँ स्टैंड अप साइड पे ही जाना है, या कॉलेज ऑफिस में इतना कंटेंट मिल गया कि यार ये इतनी फनी चीजें हो रही है मेरे आसपास, इसको तो मेरे को जोक में बनाना ही चाहिए? नहीं, जब कॉलेज आए थे तब तो था पढ़ाई करेंगे फिर नौकरी करेंगे। मेरा बस ये गोल था कि नौटंकी करनी है जितनी कर सकते हैं। तभी जो एनएम में रंग पंच है वो शुरू करा। दैट इज वेयर आई मेट पीपल लाइक श्रीजन, सौरभ जैन एंड ऑल ऑफ देम एंड वर्कड विद देम। एंड स्टैंड अप के बारे में पता चला तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ बिलीफ था कि मैं फनी तो हूँ। एंड एज एन एक्सपेरिमेंटेशन आई ट्राइड इट एंड इट स्टार्टेड वर्किंग आउट। सो आई थिंक जब तक मेरी नौकरी भी लग गई थी तब तक ये था यार कि मुंबई में रहेंगे और साइड में करते रहेंगे, तब तक भी छोड़ने का नहीं सोचा था। बट मार्च में आई थिंक तब ना ये कैनवस जो क्लब होता है, फॉर पीपल हु डोंट नो, कैनवस क्लब पैलेडियम में है, तो होता था 3rd फ्लोर पे, अब तो बंद हो गया, लोअर परेल में। एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ दैट एपी सेंटर ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी इन इंडिया, हब ऑफ कॉमेडी। हब कह ले। हाँ, तो वहीं पे सब कुछ होता था। तो वहां पर उस टाइम पे ना 15 मिनट का स्लॉट मिलना होता था, लाइक आपको 15 मिनट का पेड स्लॉट मिल रहा था, तो दैट मेंट समथिंग। सो आई गॉट दैट इन मार्च, एंड हमारा कॉलेज मार्च एंड में खत्म होता है। दैट सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड गिविंग मी अ बिलीव कि यार कुछ तो हो सकता है। एंड ईआईसी ने तब तक मुझे एज एन इंटर्न रख लिया था कि तू आजा, तू इंटर्न रह हमारे साथ, हम काफी स्केचेस सोचते हैं, हम कहीं फंस जाते हैं, सो वी वांट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आइडियाज, एंड इन रिटर्न वी विल गिव यू स्टेज टाइम ताकि तू 30 पे पहुंचे। इन स्टैंड अप कॉमेडी वर्ल्ड 30 मिनट्स इज सॉर्ट ऑफ कंसिडर्ड, तुम्हारे पास अच्छे 30 मिनट्स हैं कि तुम एक एक्ट परफॉर्म कर सकते हो। People will pay you, you might, at least at that time था that you can travel to different cities. अब इतना नहीं है, अब 30 पे नहीं है उतना। So they were like, we will help you reach that 30. So तो पेपर फ्राई में फिर भी नौकरी करनी थी बिकॉज एजुकेशन लोन था, वो तो उतारना ही है, घर वाले उसके बिना करने नहीं देंगे। तो मैं बस तब तक ही रुका हुआ था कि जब तक लोन नहीं उतर जाता। तो जिस दिन मेरा लोन उतरा, या मुझे नजर आ गया था कि 2 महीने में खत्म हो जाएगा, आई टोल्ड माय पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को तब तक नहीं बताया था, पेरेंट्स को बता दिया ये प्लान है। थोड़ा आया फ्लैशबैक कि नहीं क्या करोगे फलाना ढिमकाना, बट मैंने बोला 1 साल दे दो फिर देखेंगे। एंड ऑनेस्टली मुझे आइडिया नहीं था कि 1 साल में उतनी ग्रोथ आ पाएगी, बट आ गई। एंड देन दे अंडरस्टूड कि अब तो बेटा वापस नहीं आ रहा, हाथ से निकल गया लड़का। हाँ, तो द डिसीजन वाज मेड वे बिफोर माय फर्स्ट डे एट पेपर फ्राई, कि मुझे पता था कि मैं 1 साल तो मतलब नौकरी करके 1 साल छोड़ के देखूंगा क्या होता है। And also it's a big support of EIC with me. Like there was always Sapan, Sahil, Azim, Kunal Rao, Saurabh. They were all encouraging कि कर ले. I remember when I was deciding to quit, Azim से बात हुई थी because Azim also quit his job. And उसने मुझे एक चीज कही थी कि do you believe you are smart enough to find a job? I'm like हाँ, मतलब कुछ भी हो जाएगा, नौकरी तो मिल ही जाएगी। नौकरी तो मिल ही जाएगी, हाँ। like फिर छोड़ दे, फिर क्या होगा? So small things really helped. So दो चीजें आपने बताई, तो थोड़ा सा मैं आई टेक वन स्टेप बैक। आपने बोला कि EIC में तब तक इंटर्नशिप मिल गई थी, वो कैसे मिली? डिड यू रीच आउट टू पीपल, डिड पीपल स्पॉट यू समवेयर? ओपन माइक्स करता था, थिंक उन्होंने 2-3 करे, हर ओपन माइक में आई डिड वेल, एंड दे कुड सी कि मैं उनका फीडबैक ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत ग्रोथ है। दो इफ यू आस्क देम नाउ दे विल कंप्लीटली डिनाई इट एंड दे विल से यही सबसे वेला था। तो एक्चुअली देन दे डिसाइडेड टू एक्सटेंड इट टू 6 पीपल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस टाइम हाँ 6 लोगों को उन्होंने एक्सटेंड किया था, एंड आई वाज वन ऑफ दोस 6। बट इवेंचुअली उन 6 में से आई एम द वन हु रिमेन्ड द लॉन्गेस्ट एंड देन सॉर्ट ऑफ बिकेम वन ऑफ द 7। तो आई नो वो फाउंडिंग मेंबर काफी लोग बोलते हैं, बट मैं EIC का फाउंडिंग मेंबर नहीं था, मैं तो सबसे लेट एंट्री और लेट ज्वाइनिंग था टू द सीनियर मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ओके, ओपन माइक्स की आप बात करें तो थोड़ा सा ओपन माइक्स पे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गैदर द करेज टू फेस एन ऑडियंस व्हिच इज गोइंग टू जज यू ऑन एवरी वर्ड दैट यू से, which is going to be ruthless completely? We've had some stand-up comics here in the past as well, and they've told us that they took some time to find their first laugh. जब तक वो फर्स्ट लाफ नहीं आता है तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है अपने अंदर कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। खुद को तो सब बहुत फनी स्मार्ट समझते हैं, बट वैलिडेशन जब मिलता है तब फील आती है कि हाँ आई कैन रियली डू दिस, आई एम गुड एट दिस। तो उसमें कितना टाइम लगा था और वो प्रोसेस कैसा था आपका? मेरे केस में लकीली हुआ ये था कि मुझे पहले शो में ही 1 लाख मिल गया था। मैं 2 मिनट का स्पॉट था वो,
बट आई रिमेम्बर कि फर्स्ट 90 सेकेंड्स तो मैंने सिर्फ मम्बल करा था, एंड आई डिड सम फिजिकल कॉमेडी। एक फेसबुक का मेरा पोज वाला बिट है जो बाय द वे मैं अभी तक कॉर्पोरेट शोज में कर लेता हूँ, ठीक है। वो बिट अभी तक मेरा क्लोजिंग जोक होता था, इमेजिन। जो मेरा पहला 2 मिनट मैंने करा, उससे मुझे क्लोजिंग जोक मिला है फॉर द नेक्स्ट 5 years, नहीं नॉट 5 नेक्स्ट 8 years। एनीवे, तो वो मैं क्लोजिंग करता था, एंड एनीवे उस पे लाफ मिल गया, इट गेव मी द कॉन्फिडेंस, मैं लोगों को हंसा सकता हूँ। द नेक्स्ट शो ओपन माइक आई डिड, आई गॉट टू ओवर कॉन्फिडेंट। मैंने ऐसा ही कुछ 2 दिन पहले मटेरियल तैयार करा और मैं चला गया वहां पर, एंड उसी दिन अनफॉर्चुनेटली माय एक्सटेंडेड फ्रेंड्स वर आल्सो कमिंग टू वॉच फ्रॉम एनएम। नाइस, बेइज्जती अच्छी हुई मतलब। हाँ, तो ऐसे 15 तो एनएम वाले और टोटल 17 लोग। और वो बेचारे मजबूरी में 3-4 मिनट तो हंस लिए, फिर उसके बाद उनसे भी हंसा नहीं गया, एंड उसके बाद सिर्फ मौत। एंड उसके बाद डिसाइड कर लिया कि दोस्तों को तो मैं किसी को बुला ही नहीं रहा, आई एम जस्ट गोइंग ऑन माई ओन। ठीक है, 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, बिकॉज अगेन द चुल वॉज कि अगर ये अभी नहीं करा ना तो नौकरी के साथ करने को नहीं मिलेगा, विच नाउ आई फील लाइक, नाउ आई लुक बैक विद एवरीथिंग, आई डिसएग्री। अगर मैं मुंबई नौकरी करने ना आता, सब मुंबई ना करता, कहीं और करता, एक नौकरी में ब्रेक लगता, मैं कभी भी वापस जाता, आई वुड हैव फाउंड माय वे इनटू स्टैंड अप कॉमेडी अगेन। एनीवे, उस टाइम पे करते रहे, एंड एमबीए वाली चीजें करी, वहां पर थोड़ा दिमाग लगाया, रिसर्च करा, बड़े बड़े कॉमिक्स के शुरू के मटेरियल देखे, एक सॉर्ट ऑफ टोन समझ में आने लग गया कि मैं बहुत दुनियादारी की बातें कर रहा हूँ और वो बहुत पर्सनल हो जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, एंड अपने रिलीजन का मजाक, अपने कल्चर का मजाक, वो सब उड़ाते हो, तो एक इंस्टेंट कनेक्ट है, बिकॉज मेरे जो उस पर ऑब्जर्वेशन है वो किसी और के पास नहीं है। करेक्ट। सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग दैट स्टफ, एंड फिर वो क्लिक हो गया था। आपने अभी बोला वैसे कि रिलीजन के ऊपर मजाक उड़ा सकता हूँ, अपने जो सुनता है बाद में कोई गालियां नहीं देते, कैसे बोल सकते हो तुम, हम ये ऑफेंस नहीं तब उड़ाते थे जब कोई गाली देता नहीं था, तब सब खुश रहते थे। एक्चुअली अब तो नहीं उड़ाते। एक्चुअली रिलीजन का मजाक नहीं उड़ाया, बट द परसेप्शन ऑफ सरदार्स का मैं बहुत मजाक उड़ाता था कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट वाज शॉकिंग कि एक सरदार अपने बाल नहीं काटता है। लाइक आज मैं एक आफ्टरनून शो कर आया हूं, और वहां पे कमेडियन वाज लाइक, नहीं तुम कभी कभी ट्रिम तो कर लेते होगे। मैंने कहा नहीं, हम ट्रिम नहीं करते, एंड इट वाज द सेम कॉन्वर्सेशन अगेन। सो द स्टैंड अप केम अराउंड दैट, यू नो, टर्बन की लेंथ क्या होती है, सो ऑल दोस क्वेश्चंस दैट पीपल आस्क। सो आई वोंट से रिलीजन का मजाक, बट इट वाज मोर सेंटर्ड अराउंड द परसेप्शन दैट सरदार्स कैरी। अब एक दो बिट्स हैं भी ऑनलाइन वेयर पीपल थिंक दैट, यू नो, सरदार्स आर वेरी लाइक कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव पीपल, and I'm like, I'm not brave, मैं डरपोक हूँ, and so there's a bit around that। तो उस तरह से, you know, उस तरह से चीजें आइडेंटिफाई करके परफॉर्म करना। In general, when you are doing stand up these days, या कोई भी बिट कर रहे हो, शो कर रहे हो, लिख रहे हो, do you have to keep that backlash in mind while writing कि ये जोक में कंट्रोवर्सी हो सकता है, इसको हटा देते हैं, इस जोक पे ज्यादा नाटक हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। I personally don't keep it जब मैं लिख रहा होता हूँ पहली बारी, क्योंकि वैसे बड़ा मुश्किल से फ्लो बन रहा होता है, तो जो आता लिखते रहते हैं। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मैं एक बिट को स्ट्रॉन्ग बना रहा होता हूँ, या टाइट कर रहा होता हूँ, या उसमें मैं पंचेस ऐड कर रहा होता हूँ, तो आते हैं कहीं दिमाग में। एंड होता क्या है कि आप ओपन माइक में तो जनरली ऑडियंस बहुत ही चिल्लाती है, एटलीस्ट इन मुंबई, तो आपको वो टेंशन नहीं होती कोई ऑफेंड, 4 तो लोग आए हैं, उसमें भी क्या कोई ऑफेंड होगा, तो उसमें मार लेते हैं और वो चल जाता है, ठीक है। Now the problem becomes is that you have to replace that with an equally good punchline to release it. Like I'm pretty sure every comedian has a bit जो वो करता रहता है, जो उसको पता है वो कभी ऑनलाइन नहीं डालेगा, वो कभी किसी कॉर्पोरेट शो में नहीं करेगा, बट उसकी ऑडियंस उस बिट को समझती है, so they keep doing it। तो ऐसे हैं, एंड मैं उनका रिप्लेसमेंट लिख लेता हूँ, बिकॉज आई कॉर्पोरेट शोज भी करता हूँ, तो मेरे को हमेशा होता है कि मैं हर एक सेट का एक टोन डाउन सेट भी लिखूं, where I remove all the so-called vulgarity and profanity, sex नहीं बोल सकते, तो वो सब फिर मैं हटा के कर देता हूँ। अगर लॉयल ऑडियंस बनती है क्या इन योर एक्सपीरियंस एक कॉमिक की, या जैसे आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, जब थोड़े हालात ठीक थे तो मैं कैनवस में भी काफी फ्रीक्वेंटली जाता था, ओपन माइक्स भी काफी अटेंड करता था, बट जब मैं टिकट्स बुक कर रहा हूँ, टिकट्स खरीद रहा हूँ, मैं ये नहीं देखता था कि हाँ अंगद का शो कब है, मैं देख रहा था आज मेरा कॉमेडी देखने का मन है, तो आज अगर ये ठीक ठाक दिख रहा है तो मैं आज जाके देख लूंगा। आई एम नॉट लॉयल टुवर्ड्स अ स्टैंड अप कॉमिक। सो ऐसे लॉयल फैन फॉलोइंग बनती है? हाँ, मतलब जो तू कह रहा है ना, दैट इज व्हाट एवरी कॉमेडी प्रोड्यूसर्स ड्रीम इज, कि वी गेट ऑडियंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्ट। वी इंडियंस आर नॉट लाइक दैट। मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। वी से इट्स अ कंट्री जहां क्रिकेट इज अ रिलीजन, इट्स नॉट।
बिकॉज विराट कोहली खेल रहा है फिरोजा कोटले में, भरा हुआ है. अगर दिल्ली की रणजी टीम खेल रही है, कोई नहीं जा देखने. 2 आदमी और एक उनका कुत्ता है बस. हाँ, तो ठीक है. तो इंडिया में हमेशा ये हर जगह रहेगा. द बिगर नेम्स विल हैव अ बिगर पुल. इट इज अब्रॉड एवरीवेयर, बट वहां पे आई फील लाइक सिटी वाइज डिफरेंट है. लाइक मुंबई में ओपन माइक्स के लिए एक मोर एक्सेप्टिंग कल्चर है देन अदर सिटीज इन इंडिया. तो लॉयल फैन बेस बहुत रहता है. लोग ऐसे रहते हैं हु मेक अप प्लान्स 3 वीक्स इन एडवांस की XYZ कॉमेडियन इज परफॉर्मिंग, तो हम तब जाएंगे देखने के लिए. ओके. वो वाले कि आज देखते हैं कौन परफॉर्म कर रहा है और जाने वाला है. ऑडियंस भी है बट वो कम है. बट वही ऑडियंस को हम ग्रो करना चाहते हैं कि, बट it's also on the other hand that comedy producers have to ensure that every show is 18-20. ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक दिन तुम आए हो देखने के लिए and the show is bad, then you'll be like अच्छा मुझे आना ही नहीं इस वेन्यू पे वापस. तो वो एक चैलेंज रह जाता है to ensure that the quality doesn't go that down. So how do you overcome that challenge then? You arrange your lineup that way or how does it work? Exactly, you arrange your lineup, you ensure कि अगर ओपन माइक भी हो रहा है तो उसमें कुछ नोन फेसेस तुमने डाले हुए हैं. मॉडरेटर अच्छा है. हाँ, एक्चुअली सबसे ज्यादा तो ओपन माइक में उसका ही काम होता है जो होस्ट होता है. क्योंकि अगर किसी का बिट अच्छा नहीं गया, वो आके 2 मिनट में उस बिट को कैसे अपलिफ्ट करके फिर अगले एक्ट को ला सकता है. तो ये सब चीजें आपको फिगर आउट करनी पड़ती हैं. अगर आप उस रूट पे चले जाओ कि नहीं आई एम गोना बी अ ट्रू आर्टिस्ट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑडियंस फीडबैक आई विल गिव एवरी आर्टिस्ट द सेम स्टेज टाइम, then you can't run a venue. Then you are running an NGO and you're not running a comedy venue. Is what I would like to say. Fair. अंगद, आप अभी राइटिंग के बारे में बात कर रहे थे अपनी कि आप 2-3 तरह के वर्जन्स ऑफ सेट्स लिखते हो. What is your writing process like? अकेले बैठ के लिखते हो या जब कुछ थॉट आया तभी लिखना शुरू कर दिया? And how long does it take to come up with say a 15-20 minute set? What kind of effort goes behind it? यार हर बंदे का अपना प्रोसेस है. एंड आई फील लाइक कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से ना वो जो मैक्स एफिशिएंसी है वो एग्जाम के पास ही आती है. तो जब मेरा ओपन माइक का स्लॉट बुक हो गया, सपोजिंग थर्सडे परफॉर्म करना है, तो मंडे से आई विल स्टार्ट थिंकिंग कि चलो कुछ नया लेके जाना है तो कुछ करते हैं. फिर ट्यूसडे थोड़ा, वेडनेसडे, थर्सडे 8 PM स्लॉट है भाई. 7:50 में 5 पंच लाइंस आएंगी दिमाग में. ठीक है. Ideally, I would want my writing process to be like where every day I'm sitting for 1 hour and writing anything. And then whenever I have an open mic, I'm sort of pruning my material and going through, okay, अच्छा ये drop कर दो, इसमें punchlines add हो सकते हैं, and then sort of performing. But वो हो नहीं पाया. काफी साल से try करा. Actually, the first lockdown, I was still better. I think मैंने 1 महीना शायद लगातार लिखा है बैठ के. But then क्योंकि आप उसको Zoom shows में ढंग से experiment नहीं कर पा रहे थे, वो एक feel नहीं आ रही थी. सो वो प्रोसेस ही छूट गया लिखने का. आई जस्ट फेल्ट लाइक कि लेट द नॉर्मल ओपन माइक स्टार्ट एंड देन आई विल कंटिन्यू राइटिंग. सो दैट इज द वन थिंग कि ओपन माइक आता है, सपोजिंग 1 महीना है और मैं 1 महीने का टारगेट रखता हूँ कि आई वांट 5 minutes ऑफ डिसेंट मटेरियल. सो ऑन द 1st till 10th in a month I will write. I will perform less open mics but I will write more. Then 10 to 30th is when I will go to perform and उसमें मैं bits और ऐड करता रहता हूँ. तो मैं लेता 5 मिनट का गोल हूं, बट आई थिंक विद एक्सपीरियंस होता गया कि हो जाता है 10 मिनट 1 महीने में, विच इज डिसेंट. देन यू विल ऑब्वियसली क्लब एवरीथिंग टुगेदर, उसको रिफाइन करोगे और टाइट करोगे बिकॉज ओपन माइक ऑल्सो यू नो इज एन ऑडियंस विच हैज पेड मे बी 199 और 299 टिकट. यू वेंट आफ्टर समबडी जो बिल्कुल ही टैंक कर रहा था, तो तुम्हारा कोई बेसिक जोक भी उनको बहुत फनी लग गया. बट वेन यू स्टार्ट चार्जिंग 499 एंड योर फैन बेस या उस तरह से लोग आने लग जाते हैं, then their expectation I feel is different. Correct. So, and some jokes in flow don't work. For example, you have a good punchline, then you have a great punchline. Then after some time तुमने good punchline को भी improve करके great कर दिया. जो second वाली great punchline है ना, वो suddenly good बन जाती है. Because लोग already इतना हंस चुके हैं, अब उसके बाद तुम्हें और ऊपर लेके जाना है. So you have to again do that process. Yeah. So somebody like me, exhaustion आ जाता है मतलब एक लेवल पे. हाँ, एग्जॉशन मतलब सॉरी मतलब फॉर एग्जांपल आपको सेट अटेंड कर रहा हूँ, आपने पहले 10 मिनट में ही इतने फाड़ पंचलाइंस मार दिए कि मैं खुद हंस के थक गया अभी. अब उसके बाद मुझे वापस वो राइज लाने के लिए कुछ बहुत ही अल्टीमेट चीज चाहिए होगी. ट्रू. मतलब मेरा तो वही रहता है कि जब तुम 1 घंटे का शो करते हो, अगर एंड में यू कैन लिसन टू योर ऑडियंस टायर्ड ऑफ लाफिंग, यू हैव अचीव्ड योर गोल. लाइक दैट इज व्हेन इट इज अ गुड स्पेशल. फेयर.
तो मैंने मतलब बिफोर लॉकडाउन जो आई थिंक 2019 वाला ईयर मैंने ऐसे निकाला था. आई स्टार्टेड दिस प्रोसेस. आई एंजॉयड दिस प्रोसेस. देयर आर कॉमिक्स जो ना वो एक ही दिन में दे विल ट्राई टू डू 3 स्पॉट्स. आई एम नॉट दैट. आई लाइक टू डू 1 स्पॉट. एंड जब एक बार तैयार हो जाता तो मैं उसको रिफाइन करना चाहता हूँ. तो उस तरह से दे आर कॉमेडियंस जो 2 महीने अपने आप को बंद करके एंड आई थिंक दे राइट एन आवर एंड देन वो एक साथ ही उसको रिफाइन करते रहते हैं. सो एवरीबडी हैज डिफरेंट स्टाइल्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड. मुझे अगर तुम बोल दो कि एक साथ 20 मिनट करना है तो नहीं हो पाएगा. लाइक कितनी बार तो मेरा होता है मेरी एक स्टोरी 20 मिनट की होगी बट वो शुरू 10 मिनट से ही हुई होती है. देन धीरे धीरे ऐड करके वो 20 मिनट बन जाएगी. एंड गेम क्या होता है? मतलब रिफाइन कर लिया, बहुत टाइट सेट बन गया. इज द एंड गेम गेटिंग इनफ मटेरियल टू रिलीज अ स्पेशल और getting enough material to release a bit on YouTube or to attract more people who will give you shows? End game क्या है मतलब? I think the end game for me particularly what I'm looking right now is to release videos on YouTube so that I can sell more tickets. Fair. जब मैं बैंगलोर जा रहा हूँ शो करने के लिए, can I sell out a 1000 seater? Can I sell that in Delhi, in Chandigarh, in different cities? So right now that is what I'm targeting because I feel like if you do that, the corporate shows most likely automatically happen. Fair. Because you're popular, people like you. काफी corporate तुम्हारे शो देखने आएंगे, तुम्हारे YouTube पे क्लिप चल गई, लोग उसी से बुलाते हैं. That's the way it is. The YouTube clip is purely a marketing tool for us and nothing else. It's an advertisement. Yeah. एक special obviously आप करना चाहते हो. But personally, right now, I feel like I still need to focus on pulling in more people because वो special ज़्यादातर एक OTT platform पे जा रहा होता है where people have to pay a premium to watch you. So I feel I still need to reach that popularity level कि मेरा special कहीं जा रहा है तो लोग जाके देख रहे हैं कि नहीं हमें अंगद का देखना है. You know, चाहे उनके बस क्योंकि होता क्या इन OTTs में प्रमोशन भी ऐसा होता है कि स्पेशल आके निकल भी जाता है 2 दिन में. बहुत जल्दी पता नहीं चलता. करेक्ट. हाँ, आपने 2 दिन लॉग इन नहीं करा आपको पता भी नहीं चलेगा. आपके सपोजिंग एक आर्टिस्ट जो आपको पसंद है उसका स्पेशल आ रहा है. तो यू नो यू वांट टू क्रिएट दैट कि किसी ने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखा तो उसको याद रहे कि यू नो नेटफ्लिक्स पे किसी का स्पेशल आया है मुझे देखना है. एंड वो हफ्ते बाद भी बैठ रहा है नेटफ्लिक्स देखने के लिए तो याद है कि अरे वो स्पेशल है चलो. दे आर स्पेशली मेकिंग आउट टाइम कि मैं 1 घंटा ये फ्री रखा है मैं स्पेशल देखूंगा. आई फील आई एम नॉट एट दैट लेवल. सो आई वांट टू डू द यूट्यूब ग्राइंड टू इंश्योर आई रीच दैट लेवल एंड देन hopefully then Netflix is also interested in me and that is where it is. So special से मतलब फिर फायदा क्या है? Is it a issue of prestige or is it a self satiation thing कि हाँ I have made it now I have a special on Netflix or on Prime or whatever, or is it about आपका retainer जो उस प्लेटफॉर्म के साथ होगा उस स्पेशल करने के लिए जो आपको रॉयल्टी फी आएंगे? What importance क्या है स्पेशल का for someone like you? I think अगर मेरा पहला स्पेशल जो Amazon Prime पे गया था तो उससे पहले पूछता तो I would my number one thing would be brand positioning. Like you are somebody where Amazon was like, you know, this artist is good enough for me to put his jokes on my platform. Right? He's worthy enough. Yep. Now I feel like it's a completely different art form, the special. After एक तो हमेशा ना एक स्पेशल करके समझ में आती है चीजें, ठीक है. Where it's like you can take people on the journey of 1 hour instead of doing just one bits with segues in it. So इसलिए मुझे लगता है कि एक YouTube bit और एक Amazon और Netflix special needs to be different. अगर तुम अपने स्पेशल को काट के YouTube पे डाल सकते हो तो शायद वो स्पेशल नहीं है. It needs to have that, I don't know, sort of a underlining, I won't say a message but an underlining story, something a larger context. Exactly, you're building and you know like it's like in a movie, right? आप कोई मूवी देखते हो शुरू एक पॉइंट पे होती है किसी एक पॉइंट पे ले जाती है. So that is where the special needs to be instead of just it being different bits sort of joined together. YouTube पे वैसे भी काफी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें लेते हैं लोग. मतलब आई हैव सीन 20-30 मिनट्स का सेट्स परफॉर्मिंग लाइव एंड उसी का 7 से 8 मिनट का क्लिप YouTube पे अगर लोग देखते हैं तो उसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें उठाते हैं, उन पे फालतू आउटरीच करते हैं विदाउट नोइंग व्हाट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वाज. वो तो कहीं पे भी होता है. वो तेरा इस पे भी होगा OTTs में भी. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाना लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है लोगों को लगता है एंड दे एंजॉय इट. लकीली अभी तक हमारे शोज में इतनी परेशानी नहीं हुई है तो आई थिंक एज कॉमेडियंस वी आर सॉर्ट ऑफ सैटिस्फाइड विद इट. वी आर लाइक चलो ठीक है एटलीस्ट यू नो वी कैन परफॉर्म विदाउट सो मच वरी. मुंबई में नहीं हुई है, बाकी जगहों में भी इतनी नहीं. हाँ मतलब जो हो गई है वो तो खैर अलग कांड ही हो गया जो होना था.
कभी कभी मुझे लगता है वो भी अच्छी बात है, एक धमकी मिलती थी हम ये कर देंगे, अब कर दिया, यू नो होता है, मतलब अलग एग्जांपल दे रहा हूँ, बट जब तक आप पहली बारी छोटे होते थे ना, तो मम्मी दूध देती थी, तो आप उसको सिंक में डालने के लिए पहली बारी के लिए डरते थे कि पकड़े गए तो क्या, बड़ा पहली बारी डाल के बच जाते हो, फिर अगली बारी तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मम्मी की पीठ नहीं मुड़ी, आपने डोल दिया कि कुछ नहीं होगा। तो मुझे सॉर्ट ऑफ इसमें भी वो चीज लगती है कि अगर एक बारी हो गया एक कॉमेडियन के साथ बुरा, he has been sent to jail and everything, it just lifts the fear of everybody else. doesn't it instill more fear उल्टा कि भाई कल को मैं भी, मतलब obviously who wants to go to jail, both, I mean both are true. Some people will get more scared and some people will be like ठीक है, देखी जाएगी. We have seen what has happened with one person. If they're okay with that experience, they'll be like, you know what, I am willing to take more risk. So they're both kind of people, obviously. Yeah, मतलब इस तरह से तो अपना, if I feel if we keep going this on this path, पहली बात तो लोग या तो पॉलिटिकल कॉमेडी करना बंद कर देंगे, मतलब पॉलिटिकल कॉमेडी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी इंडिया में, या फिर सिर्फ रूलिंग पार्टी के फेवर में ही जोक्स हुआ करेंगे और सिर्फ कांग्रेस बैशिंग, राहुल गांधी, पप्पू है और ऐसे सब, तो स्टैंडर्ड ऑफ कॉमेडी बहुत गिर जाएगा। आई थिंक वो जो भी आज तक प्रॉब्लम है ना, पॉलिटिकल कॉमेडी पे नहीं हुआ है, रिलीजियस कॉमेडी पे हुआ है। फिर हाँ, पॉलिटिकल थोड़ी निकल जाती है, मतलब पॉलिटिकल पे लोग तुम्हें नोटिस कर लेते हैं और उसके ऊपर अगर तुमने रिलीजियस करा है तो धरे जाते हो, तो मारे जाते हैं। पर पॉलिटिकल पे नहीं करे जाओगे। पॉलिटिकल कॉमेडी हमेशा एग्जिस्ट करेगी, इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स जो हमेशा मटेरियल देता रहता है, इट्स उसका कंटेंट रेगुलरली मिल रहा है, यू नो व्हेन यू आर सिटिंग टू राइट, तुम सोचोगे अच्छा तुम्हारा नया ऑब्जर्वेशन क्या है, नया ये क्या है, बट पॉलिटिक्स इज इन योर फेस, एवरीबडी इज फेसिंग इट, इट्स कनेक्टिंग टू एवरीबडी, तो इट्स इजियर, नॉट इजियर बट इट्स अ इजियर टॉपिक भी नहीं बोलूंगा, बट इट्स अ टॉपिक दैट एवरीबडी फाइंड्स रिलेटेबल और मोर पीपल फाइंड रिलेटेबल, सबकी लाइफ इफेक्ट हो रही है उससे। हाँ, तो लोगों को उसके बारे में पता है। लाइक मेरे पापा मुझे कभी भी पिंग करके बोलते हैं तो क्यों नहीं करता पॉलिटिकल कॉमेडी, लाइक ही वांट्स मी टू डू इट, आई जस्ट डोंट एंजॉय इट, आई जस्ट फील लाइक जब तक मेरे पास है कुछ रिलेशनशिप और फैमिली और इन सब पे करने के लिए, मैं वहां पर आई वांट टू क्वेश्चन द सोसाइटी नॉर्म्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स। Also, it might be your brand of comedy. Exactly. You don't want to be associated with political comedy. You want to be associated with everyday comedy, everyday humor, relationships. बीच में एक आध कुछ मुझे आया भी था ऑब्जर्वेशन, तो I had written something, and वही हुआ यार, मैं जो फैन बेस है, they were just like family, when suddenly I went into politics, यार like ये कहाँ चला गया अंगद वापस आ जा, and I think I tried it for some time and it wasn't working, so मैंने छोड़ ही दिया वो बिट करना. It's still somewhere in my doc. Who knows? 5 years from now, I might be doing it. हाँ, ठीक है. Never say never. You were briefly speaking about corporate shows as well. If you don't mind answering, how important are corporate shows? I mean, they obviously pay a lot. So how important in a comic's life आर कॉर्पोरेट शोज? जैसे मैं पहले एंड गेम पूछ रहा था ना, सो आर कॉर्पोरेट शोज ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ द एंड गेम, कि अगर मैं कल को मेरे महीने में 10 कॉर्पोरेट शोज बुक्ड है तो आई एम मेकिंग इट इन लाइफ, ऐसा कुछ है? इतना इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट शोज का? मुझे पता नहीं, अगर कोई आर्टिस्ट ऐसे सोच रहा है कि मैं 10 कॉर्पोरेट शो कर रहा हूँ तो आई एम मेकिंग इट इन लाइफ, आई थिंक वो ज्यादा ही होगा कि अगर मैं हर शहर में जाके 2000-3000 टिकट बेच रहा हूँ, मैं यूएस गया, आई वाज एबल टू सेल 10,000 टिकट्स यूएस जाके, देन आई थिंक दैट फीलिंग विल कम. Corporate shows are definitely very important. As you said, they pay you a lot of money. They also give that stability for you to do other things. Where you're like, if I'm in a writer's block और मैं कुछ नया नहीं लिख पा रहा हूँ, it doesn't make you slip away because you're like, ठीक है, corporate shows चल रहे हैं. flow of income हो रहा है. हाँ, तो मेरे पास time है to do other things and enjoy other things. And I personally enjoy corporate shows, especially जो employees के लिए होते हैं, because जो हमारी लार्जर ऑडियंस है वो उसका सबसेट ही है. करेक्ट. जो हमारा शो देखने आ रहे हैं, आई स्ट्रगल जो थोड़े डीलर्स और ट्रेडर्स वाले शो हो रहे होते हैं, वहां पे आई स्ट्रगल बिकॉज आई थिंक वो बेचारे अपने टारगेट की टेंशन में बैठे होते हैं, उनको धंधे की टेंशन हो रही होती है पूरा टाइम. बट एम्प्लॉयज के लिए उनके लिए स्टैंड अप कॉमेडी का कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है यार, जो उनके डेली कंजम्पशन में, जो उनके लिए स्टैंड अप कॉमेडी, हाँ वो चीज है. मतलब उसमें भी एक चेंज आ रहा है. I would definitely say पहले तो एक्चुअली लैंग्वेज का भी होता था, बिकॉज इनिशियल लॉट ऑफ माय स्टफ वाज इन इंग्लिश, तो वहां पे थोड़ा वो बैरियर होता था. लाइक मैं उस दिन शायद अपनी वाइफ को ही बता रहा था, वे
you know, I think कुछ तो मैंने corporate show करा है, now this is for 50+ employees, and where I'm talking about like, you know, the dynamics of a modern marriage, कि I'm trying to help out my wife, और हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, and they couldn't relate with it because most of them probably haven't done it, they don't see it as a problem and blah blah. तो वो कभी कभी आपको issues मिल जाएंगे एक आधे corporate show या किसी में, but generally I enjoy because it's, मतलब एम्प्लॉइज वाला तो सबसेट ही होता है यार, जो हमारे नॉर्मल आ रहे होते हैं देखने के। करेक्ट। आई एंजॉय मेकिंग पीपल लाफ, तो मुझे कभी वो नहीं चुभता है कि हाय आई कांट से सेक्स, हाय मैं गाली नहीं निकाल पा रहा। माय गोल इज टू मेक पीपल लाफ, इफ पीपल आर लाफिंग आई एम जस्ट सैटिस्फाइड। How long in your journey did people start recognizing you on the road and start asking for selfies and all, and how irritated was your wife with it? Because मुझे अच्छे से याद है कि 3 साल पहले जब हम गोवा में मिले थे तो भाभी की शक्ल एकदम ऐसी हो गई थी, यार फिर आ गए साले 10 मिनट चिल नहीं कर रहे थे कि गोवा आए चिल करने के लिए, यहाँ भी पीछे पड़े हुए हैं। आई थिंक मैंने पहला वीडियो जो निकाला था 2015 नहीं, हाँ 15 में निकाला था, तो वही हुआ था। यूट्यूब वीडियो के बाद थोड़े बहुत लोगों ने पहचानना शुरू करा, बट मतलब तब से सेल्फी का इतना नहीं होता था। बट आई थिंक द सेकंड और द थर्ड वीडियो व्हिच 2015 या 2016 स्टार्ट was the time when people started asking for selfie, and obviously you feel nice when that happens. We are also surprised a lot of times कि really मेरे साथ पहली बारी तो यही होता है। एंड आई थिंक अन्नू का तो यार वही है कि जब हम छुट्टी वुट्टी पे जाते हैं ना, तो बहुत बारी लाइक NH7 एक म्यूजिक फेस्टिवल पुणे में होता है यार, वहां पर तो ऐसा हो गया कि आप 5 कदम भी नहीं चल पा रहे हो क्योंकि लोग आपको पहचाने ही जा रहे हैं। तो दैट इवन इट बिकेम इरिटेटिंग फॉर मी। मैं मजाक नहीं कर रहा, नेक्स्ट डे आई जस्ट वेंट इन माय पटका, मैंने पगड़ी नहीं पहनी, एंड दैट इज माय क्लार्क केंट वाला लुक। लोग मुझे नहीं पहचान पाए, सिर्फ फेलो सरदार कुड रिकॉग्नाइज मी, नोबडी एल्स रिकॉग्नाइज। तो ये मैं करता हूँ। बट हाँ, मतलब अगर 1-2 लोग आके पहचान रहे देन दैट डजंट इरिटेट हर, बट हाँ अगर इतना ज्यादा हो जाए देन शी इज लाइक अरे यार हो गया ना, ठीक है। मतलब दिन के 3 लोग इज द लिमिट। That's true. And she gets very happy if somebody recognizes her और हमें कुछ फ्री में खाना वाना मिल जाए या बिल कम हो जाए, then she's like amazing. Nice. आप अभी बता रहे थे you have also done comedy abroad. वहाँ की ऑडियंस में बहुत फर्क रहता है क्या? या आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द ऑडियंस देयर एज वेल वुड बी इंडियंस इटसेल्फ। हाँ यार, जो हम अभी शो करने के वो तो इंडियंस के लिए था, तो कोई फर्क नहीं था बिटवीन न्यूयॉर्क एंड अंधेरी एंड व्हाटएवर। बट आई थिंक बहुत पहले हम सिंगापुर और मलेशिया गए थे, आई थिंक मैं और अजीम, एंड वहां पे मैंने कर लिया यार, 20-20 मिनट के करे थे और मैं हिंदुस्तानी वाले बिट्स ले गया था। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गिव देम कॉन्टेक्स्ट सो दे डोंट नो हु अ पंजाबी इज। सो जो थोड़ा सा रिसर्च कर लो कि उनको कैसे मैं समझाऊं पंजाबी कौन होते हैं। सो नाउ व्हाटएवर आई से पंजाबी इज डूइंग, दे अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, बिकॉज वहां पे भी एक प्री कंसीव्ड नोशंस है अबाउट इंडियंस एंड डिफरेंट कल्चर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बस उसमें उसको ब्रेक करके समझाया, एंड आई थिंक मलेशिया में था वो, समझाया एंड देन इट वर्क वेल। बस मुझे किसी ने बोला था योर एक्सेंट इज वेरी थिक, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बट अदरवाइज इशू नहीं आया। मतलब खैर मैंने करे भी क्या, 3-4 शो है, मैं क्या ही बोलूं ज्यादा। But I know comedians telling me that कुछ लोगों ने एम्स्टर्डम परफॉर्म करा है कि एम्स्टर्डम में लोग ऐसे हा करके नहीं हंसने वाले, उनका बहुत ही ऐसे टेस्ट क्रिकेट वाला पोलाइट अपलॉज आएगा, सटल आएगा। हाँ, तो वो दे एंजॉय इट नाउ, बस उसमें खुश रहो। तो वो एक चेंज थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ता है। Vitas has cracked it quite well, ना? Indian audience भी and US audience भी, मतलब he knows what works where. Yeah. हाँ, मतलब फुल वाइट ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना इज अ डिफरेंट चैलेंज देन अ मिक्स ऑडियंस, फुल वाइट और एनी अदर रेस समथिंग। So over the last 4-5 years, you yourself have seen the comedy scene evolve in India quite a bit. मतलब काफी अवेयर हो गई है इंडियन ऑडियंस भी कि स्टैंड अप करके भी एक आर्ट फॉर्म होता है, स्टैंड अप करके भी एक मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है, जहाँ पे आप मूवी देखने के बजाय यहाँ पे जा सकते हो, मैं आईपीएल देखने के बजाय यहाँ जा सकते हो। What do you think has led to that evolution? Is it the talent in the country or is it the access to internet? जो लोग अवेयर हो रहे हैं कि हाँ ऐसी चीज भी है। Is the metro crowd adopting it a lot more? And हमें लग रहा है कि हाँ कि स्टैंड अप सीन अच्छा हो रहा है इंडिया में, एंड एक्चुअली अभी भी लोग इतना अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। 80% credit goes to YouTube, internet, YouTube and Jio combined. YouTube definitely became a marketing tool for people to understand, to people to be like, अच्छा मुझे 600 रुपए की टिकट खरीदनी है, जिस बंदे पे खर्च रहा हूँ उसकी मैंने वीडियो देख ली, हाँ ये वीडियो मुझे फनी लगी, मैं इस इंसान को जाके एंजॉय कर सकता हूँ। That became Jio opened up
in terms of the number of people who were sitting on YouTube. It Floodgates. also, it also opened different languages coming in. हिंदी मेन स्ट्रीम एक्चुअली आप देखोगे तो लेटर ऑन हुआ है. पहले वाले सबके ओरिजिनल बिट्स देखोगे ज्यादातर इंग्लिश में थे. सब इंग्लिश में. हाँ, एंड नाउ इवन लाइक अब कॉमिक्सान तमिल हो गया है, कन्नड़ के भी कॉमेडियंस आ रहे हैं. सो ऑल ऑफ देम हैव स्टार्टेड फाइंडिंग देयर ओन पॉकेट्स ऑफ फैन बेस फॉलोइंग इट. सो दैट्स डेफिनेटली अ बिग रीजन. एंड आई ऑल्सो एग्री विद अनदर थिंग यू सेड कि लोगों को ये बहुत लगता है कि लोग आ रहे हैं. बिल्कुल, अगर आप 2015 से 2021 लोगे तो बहुत आ रहे हैं, नो डाउट. बट अभी भी फार एंड फार आउट लोग हैं जो आ सकते हैं अभी. In terms of people who can come and watch comedy, who have the money to do it and they can still do it, they still don't do it, वो बहुत है. I have so many friends जो corporate jobs करते हैं, they enjoy stand up, they watch it on YouTube. फिर पूछो अच्छा कितने shows देखने गए हो? हाँ, कभी गए नहीं क्योंकि वो उधर जाना पड़ेगा. A movie hall is probably in a 5 kilometer area or a 3 kilometer area. A stand up performance might be happening 20 kilometers away. So people are not that eager to go. So ये issues आते रहते हैं. तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि the audience has still that that क्या what is the word for it, that exponential growth वो अभी नहीं देखने को मिला है. The growth is there, no doubt, happy with the growth, but हाँ exponential growth नहीं है. According to बहुत हद तक अंगद इंफ्रा के ऊपर डिपेंडेंट भी है ना. मतलब अपने यहाँ पे एवेन्यूज नहीं है जहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी ज्यादा होती हो. अगर मैं अब्रॉड की बात करूँ, यूएस की बात करूँ, यूके की बात करूँ, हर बार में, हर पब में, हर नुक्कड़ पे बार पब होता है, कैफे होता है, वहां पे सब चल रहा होता है. अपने यहाँ पे वो कल्चर नहीं आया है अभी. True. But also I feel abroad people they like spending on entertainment. Correct. In India हमें वो आदत है नापतोल करने की. 400 की टिकट, 500 का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, एक महीने का. व्हाट डू आई चूज? वो बड़ा फर्क है. हाउएवर हम खाना, दारू, दैट विल वो कोई काउंट नहीं करता. बट दीज थिंग्स आई फील लॉट ऑफ पीपल इन आवर जनरेशन आल्सो, नॉट लाइक पेरेंट्स का जनरेशन, इवन इन आवर जनरेशन दे डू दिस एनालिसिस बिफोर मेकिंग अ कॉल. What do we have to look forward to from you? Huddle तो obviously मैंने देखे दोनों पार्ट उसके अलावा what else can we look forward to from you? यार अभी तो जब तक पूरी दुनिया नॉर्मल नहीं होती, बेबी ओवर एंड डूइंग दिस चैनल हैज जस्ट हेल्प्ड मी कोप विद दिस एंटायर थिंग दैट इज हैपनिंग. द लैक ऑफ शोज एंड ऑब्वियसली आई थिंक हर कॉमेडियन का अर्निंग हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट हिट. बट देन देयर वाज समथिंग आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, समथिंग जो थोड़ा थोड़ा बिल्ड हो रहा था एंड आई वाज एंजॉयिंग द एंटायर प्रोसेस. Plus, I'm watching cricket. Cricket हो रहा है, so I have a reason to watch cricket because I have to analyze it later on. So I think अभी यही चलेगा. The goal for this year is to release some videos on YouTube, some stand-up videos, which will come on a separate channel. उस चैनल का नाम अंगद रनियाल होगा. इस चैनल का नाम भी पहले अंगद रनियाल था, but then I changed it to Baby Over. So that channel is अंगद रनियाल. तो stand-up videos निकाली. I'm just waiting for the world to open up a bit before I put out 2 clips. I'm guessing 1-2 clips. तो उसी के लिए वेट हो रहा है बस. बहुत सही अंगद, थैंक यू सो मच यार, आपने इतना टाइम निकाला एंड इट वाज जेन्युइनली लाइक चैटिंग टू एन ओल्ड फ्रेंड. यू मेड अस फील आई एम नॉट योर फ्रेंड, ओके? That's why I said like chatting to an old friend. Okay, cool. I hope you had a good time as well, man. Definitely. Nostalgia trip चला गया, बस एक old monk चाहिए था and then I was sorted.